Hello students, today our topic is networking and this is unit 1 of its syllabus. In this lecture we are going to discuss some important concept regarding to chapter 1 networking. So let us start. First of all, blog. We already discussed this topic in our previous video. So in this lecture we will discuss this concept in detail and some more concept, especially protocols. So let's start. First of all, blog. What is blog? A blog refers to an online journal where entries are posted, and the word blog has been derived from वी blog. ओके, तो ब्लॉग का क्या मतलब है? ये ऑनलाइन जर्नल होता है, ठीक है, जहाँ पर एंट्रीज की जाती हैं और जो ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉगिंग प्रोसेस को ब्लॉगिंग बोलते हैं और जो पर्सन इस ब्लॉग को लिखता है उसको ब्लॉगर बोलते हैं. तो लिखा भी हुआ है, ए पर्सन who writes and maintain a blog is called a blogger and the art of writing of blog is called the blogging. ठीक है, तो आर्ट ऑफ राइटिंग क्या कहलाती है? ब्लॉगिंग कहलाती है और जो पर्सन इस ब्लॉग को लिखता है वो ब्लॉगर कहलाता है. तो जो भी अपने ओपिनियन है, अपने पर्सनल थॉट्स हैं, वो ब्लॉग में लिखे जा सकते हैं. लिखे जाने के बाद उसको अपडेट भी किया जा सकता है प्रॉपर. और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के कमेंट को देखा जा सकता है कि उसमें कितना वो उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. अभी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की अगर हम बात देखें तो एडवांटेज डिसएडवांटेज को चलिए पढ़ते हैं. पहले एडवांटेज, enables you to write down your thoughts on anything that interests you. तो सबसे पहला तो ये है कि ये आपको इस बात के लिए अलाउ करता है कि आपके जो भी थॉट्स हैं आप उनको लिख सकते हैं और जिस किसी को भी आपके थॉट्स में इंटरेस्ट है वो आपको पढ़ सकता है. नेक्स्ट है इजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज. इसे सेटअप करना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्लॉग लिख सकता है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अपना एक लैपटॉप होना चाहिए और लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए. तो बहुत कुछ ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग लिखा जा सकता है. नेक्स्ट है इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट. तो अभी आपको अगर पोस्ट को ऐड करना है, अपडेट करना है, तो बहुत आसानी से आप अपडेट कर सकते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट है पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग. जो भी पीपल आपके कमेंट को ब्लॉग को पढ़ते हैं वो उसमें कमेंट लिख सकते हैं. जो वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वटेवर, या कोई फैक्ट हो सकता है कि उनके बारे में आपने कुछ गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया हो, तो मे बी जो भी लोगों का ओपिनियन रहता है वो उस तरीके से उसको मैसेज करके या कमेंट करके बताते हैं आपको कि ये सही है या गलत है, वटेवर जो भी है. नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू रीड अदर पीपल्स ब्लॉग दे आर लिटरली मिलियंस टू चूज़ फ्रॉम. अगर आप दूसरे लोगों के ब्लॉग को पढ़ना चाह रहे हैं तो ऐसे मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं जहाँ जिनको पढ़ा जा सकता है. तो आपको उसमें से पिक करना होता है कि आप किसको पढ़ना चाहते हैं, किसको नहीं, या सबको पढ़ना चाहते हैं. तो इट टेक्स टू मच टाइम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर आपको. लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक ही टॉपिक के बारे में जितने आप ब्लॉग देखना चाहें वो सब देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं. अब इसके ये तो डिसएडवांटेज है. तो बेसिकली एडवांटेज यही है कि इसे मेंटेन करना आसान है, इसे हैंडल करना आसान है, सेटअप इसका आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है. ठीक है, आप अपने पोस्ट को रेगुलर टाइम बेसिस पर डाल सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं. डिसएडवांटेजेस की जहाँ तक बात आती है तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है, वट एवर यू पब्लिश इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन टू सी. तो जो भी कुछ आपने लिखा है, जो पब्लिश हुआ है, उसको कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है. इफ़ यू राइट ए पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर. आपने कुछ भी अगर एंगर में लिखा है, गुस्से में लिखा है, तो उसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है. तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें आपने लिखा उस समय, अगर आपने कूल माइंड होके वो कॉन्सेप्ट, वो जो ब्लॉग है उसको नहीं लिखा है और बहुत एंगर में लिखा है, तो मे बी कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो. क्लियर है? तो उसका कोई फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता है उस ब्लॉग का, क्योंकि उसको कोई भी देखेगा, पढ़ेगा, तो कोई भी आपकी
उसको ब्लॉक को रिजेक्ट कर सकता है आसानी से। नेक्स्ट है पर्सनल ब्लॉक्स में बी बाइस्ड और कंटेन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो पर्सनल ब्लॉग होते हैं, जब आप अपने पर्सनल थॉट्स ओपिनियंस को बताते हैं, तो इनएक्यूरेट होते हैं क्योंकि इसमें फैक्ट्स नहीं होते। वो आपका एक ओपिनियन होता है, और ओपिनियन जो होता है वो करेक्ट नहीं होता कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो एक ओपिनियन है। उसमें आपको क्या सही लगता है वो आप बता रहे हैं। वो बताने का ऐसा नहीं है कि आपको राइट नहीं है, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ फैक्ट्स होंगे तो फिर वो ओपिनियन नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आप बताएंगे ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, तो वो एक अलग ही मैसेज है, वो एक अलग तरह का ब्लॉग है। लेकिन अगर आप फैक्ट्स लिखेंगे उसके साथ, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स अगर आप कोई बात करेंगे, तो फिर उसकी वेटेज ज़्यादा होगा। तो जो पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं मोस्टली बायस्ड होते हैं पहले से, तो एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट होता है ब्लॉग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम ए कोर। तो अभी ब्लॉग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, अभी टाइम कंज्यूमिंग ब्लॉग होता है, इसमें टाइम लगता है, लिखने में टाइम लगता है। एंड फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ चोर। तो इसमें आपको जो टाइम लगेगा लिखने में, अपडेट करने में, वो आपका काफ़ी उसमें एक तरीके से हम कहें तो, एक मिनट वेट। जब आप ब्लॉग को मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ती रहती है, टाइम टू टाइम, और आपको मेंटेन भी करना पड़ता है, अपडेट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है पीपल में लीव रूड और इनअप्रोप्रिएट कमेंट। पीपल जो आपके कमेंट्स को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स लिख सकते हैं जो आपको पसंद ना हो, रूड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर मैनी वेल डल ब्लॉग्स अराउंड, यू मे हैव टू लो एट मैनी बिफोर यू फाइंड समवन रीडिंग सम वर्थ रीडिंग। तो ब्लॉग्स की जहाँ तक बात है, आपके चारों ओर ऐसे कई ब्लॉग हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वर्थलेस है। तो अभी उसमें आपको सही को पिक करना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। किसी भी वेब पेज का इंटरनेट पे जो एड्रेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये एक एग्जांपल दे रखा है इसका कि यूआरएल कैसा दिखाई, यूआरएल एड्रेस जो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है इसका, ये देखिए। नेक्स्ट आता है द DNS, the character based naming system by which servers are identified is also known as domain name system। तो ये DNS क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन नेम सिस्टम, ये आपका एक नेमिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बिहाफ पर ये पता लगाया जाता है कि जो सर्वर है, सर्वर को कैरेक्टर के बिहाफ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाइड इज नोन एज डोमेन नेम सिस्टम। तो कैरेक्टर बेस्ड नेमिंग सिस्टम है जिसके थ्रू सर्वर को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कॉम है, जैसे डॉट कॉम लगा रहता है वेबसाइट के पीछे, तो डोमेन नेम्स का अगर कॉम होगा तो उसका मतलब कमर्शियल है, तो कॉम रिफर्स फॉर कमर्शियल। ईडीयू है तो ईडी को क्या मतलब है, एजुकेशन से रिलेटेड है। जीओवी है .gov तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एमआईएल है तो मिलिट्री से रिलेटेड है। नेट है तो नेटवर्क रिसोर्सेज से रिलेटेड है। ओआरजी है तो ये जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सीओ है तो पर्टिकुलर किसी कंपनी से रिलेटेड है। टीवी है तो ये टेलीविज़न से रिलेटेड है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, जो कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए भी आप देखिए रिजर्व है। जैसे एयू है तो एयू का मतलब ऑस्ट्रेलिया है। सी है तो कनाडा है। डी के है तो डेनमार्क है। एफ आर है तो फ्रांस है। जैसे लिखा रहता है ना .co.in, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पर, इंडिया। एफ आर का मतलब हो जाएगा फ्रांस। जेपी का मतलब जापान। एन जेड का मतलब न्यूजीलैंड। यू के मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये डिफरेंट डोमेन नेम थे जो हमने यहाँ पर समझे। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपके यूनिट 1 का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। चलिए आज इसका थोड़ा सा हम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करते हैं।
तो सेकंड पार्ट है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ गाइडलाइन गवर्निंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल, डिपेंडेबल एंड सिक्योर वे। तो देखिए, प्रोटोकॉल्स का मतलब सिंपल वे में अगर हम बोलें तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यहाँ बात हो रही है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को आप ऐसे समझिए कि अभी हमको नेटवर्क से पहले मतलब क्या, पहले नेटवर्क को समझिए। नेटवर्क का मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर। तो सभी इन नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज देर इज़ अ नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब है इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर टू ईच अदर। तो अलग अलग कंप्यूटर एक दूसरे से, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो वो नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, क्लियर, तो जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डेटा की सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है। डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा उसके पैटर्न से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं जब कभी भी नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है और नेटवर्क के थ्रू हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क का टाइप है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस बारे में, और पिछली बार हमने पढ़ा भी था। इंटरनेट इज़ नथिंग बट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो इंटरनेट में भी प्रोटोकॉल फॉलो होती है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन होती है उनको फॉलो करना होता है। जब वो फॉलो होती है तभी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो क्लाइंट से सर्वर की तरफ हो या फिर सर्वर से क्लाइंट की तरफ हो। ठीक है। तो ये कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं? एक प्रोटोकॉल नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स है और उनका पर्टिकुलर काम, सभी प्रोटोकॉल का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है और वो सिर्फ वही काम करती हैं। ये बात अलग है कि किसी प्रोसेस में एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये एक अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर टास्क को एक प्रोटोकॉल अपना करती है आपका। तो बात करते चलिए नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। Network protocols are the set of guidelines governing the exchange of information in simple, dependable and secure way। तो network protocols क्या है? Network protocols set of guideline है। गाइडलाइन का एक सेट है जो ये गवर्न करता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिंपल वे में, डिपेंडेबल वे में और सिक्योर वे में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होगी। क्लियर? समझ में आया? तो सिंपल, डिपेंडेबल एंड सिक्योर वे में इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होगी, इसकी जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है इसी को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की जो इंटरनेट पर फॉलो की जाती हैं। ये है टीसीपी आईपी, टीसीपी स्लैश आईपी। ये दोनों दो प्रोटोकॉल हैं लेकिन दोनों एक साथ यूज़ होती हैं, इसलिए इनको एक साथ पढ़ते भी हैं और इनको एक साथ पूछा भी जाता है एग्जाम में। टीसीपी आईपी, क्लियर है। सेकंड है एसएमटीपी, थर्ड है पीओपी 3। एच टी टी पी और एच टी टी पी एस तो आप जानते ही होंगे, बहुत कॉमन आपकी प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। तो और कुछ रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। रिमोट लॉगिन और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब, पहले फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का मतलब बता देता हूँ। जो प्रोटोकॉल्स फाइल्स को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और रिमोट लॉगिन का मतलब है आप किसी दूसरी जगह बैठ के अपने किसी और कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके डेटा को शेयर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो फिर वो रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। इस तरह की प्रोटोकॉल्स जिसकी हेल्प से आप ये काम कर पा रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल है SSH, SFTP, FTP, SCP, टेलनेट, SMTP, TCP/IP। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज़ योर बोर्ड एग्जाम इज़ कंसर्न। तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रोटोकॉल डेफिनेटली पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी जाएंगी। और अब प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, सैम्पल पेपर देखिए। ठीक है, सॉल्व अनसॉल्व, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटोकॉल से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और कुछ प्रोटोकॉल्स तो बार बार पूछी जाती है, जैसे FTP है आपका, टेलनेट है। ठीक है। SMTP है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पूछी जा चुकी है आपसे। तो चलिए एक एक करके प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का नाम है TCP/IP। जब आप प्रोटोकॉल को याद करें तो सबसे पहले तो याद आपको डेफिनेशन होनी चाहिए प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल की जहाँ तक बात है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन या सेट ऑफ गाइडलाइन। गाइडलाइन का सेट को प्रोटोकॉल बोला जाता है। और जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब है जो ये डिसाइड करती है कि सिंपल और सिक्योर वे में किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बात करते हैं TCP/IP की। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल एक साथ ही यूज़ होती हैं आपकी, तो इसलिए एक साथ ही लिखा भी जाता है इनको TCP/IP।
दोनों का काम एक दूसरे के बगैर हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो इसलिए एक साथ लिखा जाता है, टीसीपी स्लैश आईपी लिखा जाता है। कहीं भी आपसे अलग से टीसीपी या अलग से आईपी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, दोनों को एक साथ ही पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये तो इसके वही फुल फॉर्म। अब इसका काम क्या है? टीसीपी आईपी इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रूल दैट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन ए नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो ये स्टैंडर्ड रूल है टीसीपी आईपी, जो कंप्यूटर को अलाउ करते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट पर कम्युनिकेट किया जा सकता है नेटवर्क पर। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं वो रूल्स जो कंप्यूटर को कम्युनिकेट, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर पाते हैं नेटवर्क पर, जैसे एक इंटरनेट है, तो उसको उस तरह की प्रोटोकॉल का काम है, वो प्रोटोकॉल है आपकी टीसीपी आईपी। तो हाउ डू टीसीपी एंड आईपी डिफर? अब सवाल वही आता है कि टीसीपी आईपी से कैसे अलग है और इन दोनों प्रोटोकॉल का काम क्या है। पहले काम समझ लीजिए, तो आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा टीसीपी आईपी का। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, टीसीपी आईपी वो प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर ये बताती है कि कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ये बताती है आपकी टीसीपी आईपी, और यहाँ नेटवर्क का मतलब इंटरनेट से है। ठीक है, मोस्टली क्योंकि ये इंटरनेट प्रोटोकॉल में ही आती है यहाँ पर। अभी बात करते हैं टीसीपी आईपी से अलग कहते हैं। तो पहले तो आईपी का वर्क समझ लीजिए। आईपी इज अ पार्ट दैट ऑब्टेन द एड्रेस टू विच द डेटा इज सेंट, एंड टीसीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी वंस दैट आईपी एड्रेस हैज बीन फाउंड। देखिए, डेटा को सेंड करना है नेटवर्क पर, डेटा कहाँ सेंड करना है। ठीक है, तो आईपी जो प्रोटोकॉल है उसका काम ये पता करना है कि जो डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस क्या है। सो आईपी इज द पार्ट दैट ऑब्टेन द एड्रेस टू विच डेटा इज सेंट। जहाँ डेटा को भेजना है उस एड्रेस को फाइंड आउट करना, उस एड्रेस को ऑब्टेन करना आईपी का काम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है। एक बार अगर आपको ये पता चल गया कि डेटा कहाँ सेंड करना है, देन आफ्टर क्या होगा, आपको डेटा सेंड करना होगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पर, इंटरनेट आईपी एड्रेस पर। तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल रेस्पॉन्सिबल है उस प्रोटोकॉल का नाम है टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो टीसीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी वंस दैट आईपी एड्रेस हैज़ बीन फाउंड। एक बार आईपी एड्रेस मिल गया तो टीसीपी का काम है कि उस आईपी एड्रेस पर डेटा को डिलीवर कर देना। ठीक है, तो अब दोनों बातें समझ में आ गई होंगी आपको। डेटा कहाँ भेजना है आपको ये, और एक बार ये डिसाइड होगा कि डेटा कहाँ भेजना है तो फिर डेटा को भेजना स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए कि आपको कहीं जाना है, तो मैंने कहा कहीं जाना है, तो पहले कहाँ जाना है भाई ये तो पता लगाओगे आप। एक बार जब ये डिसाइड होगा कि आपको पर्टिकुलर इस प्लेस पर जाना है, मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, तो फिर आप ये डिसाइड करोगे स्कूल कैसे जाना है। ठीक है, तो यही सेम काम टीसीपी आईपी का होता है। आईपी एड्रेस का पता लगाता है, आपका ऑप्टेन करता है एड्रेस को डेस्टिनेशन का, और एक बार और डेस्टिनेशन का एड्रेस ऑप्टेन हो जाता है तो फिर उस डेस्टिनेशन पर डेटा को डिलीवर करने का काम टीसीपी का रहता है आपका। नेक्स्ट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दे आर ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट वन अनदर। तो यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी, ये बात मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये देखिए दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। विदाउट ईच अदर दे आर इनकम्प्लीट। तो एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक आप एड्रेस ऑप्टेन नहीं करोगे तब तक आप डेटा डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आईपी प्रोटोकॉल से अगर आपको एड्रेस का पता ही नहीं है, एड्रेस ऑप्टेन नहीं हुआ, तो डेटा सेंड कहाँ होगा? तो टीसीपी का काम ही स्टार्ट नहीं होता। टीसीपी का काम ही तभी स्टार्ट होता है जब आईपी एड्रेस अपने काम को फुलफिल कर लेता है, यानी एड्रेस को ऑप्टेन कर लेता है। ठीक है, और सिर्फ आपने एड्रेस ऑप्टेन कर लिया, आपको भेजना कुछ नहीं है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता, क्योंकि एड्रेस ऑप्टेन करने का डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि आपको डेटा भेजना है, और डेटा टीसीपी के थ्रू ही भेजा जाएगा, तो सिर्फ आईपी से भी कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आईपी टीसीपी आईपी दोनों प्रोटोकॉल, ये कहा जाए कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दे आर ऑल्सो मीनिंगलेस विदाउट वन अनदर। तो कुछ गलत नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के बगैर इनका कोई मीनिंग भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं टीसीपीआई के बारे में। टीसीपीआई पुट्स इट lots of emphasis on accuracy and it has several steps to ensure that data is correctly transmitted between the two computers। देखिए, टीसीपी आईपी का एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है,
और इसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाद इस बात की श्योरिटी होती है कि डेटा करेक्ट वे में ट्रांसमिट हो गया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट की। मैं एक बार फिर रीड कर देता हूँ। TCP/IP puts a lot of emphasis on accuracy and it has several steps to ensure that data is correctly transmitted between the two computers. Second point is, if the system were to send the whole message in one piece and if it is were to encounter a problem, the whole message would have to be resent. Instead, TCP/IP breaks the message into packets and these packets are then reassembled on the other end. In fact, each packet could take a different route to the other computer if the first route is unavailable or congested. देखिए, अभी जब बात आई, जब हमने बात की TCP IP की, तो ये IP प्रोटोकॉल का काम है कि डेस्टिनेशन के एड्रेस को ऑप्टेन करना, और TCP का काम है कि मैसेज को डिलीवर करना, जो और एड्रेस ऑप्टेन किया गया है उस पर। अब जब हम बात करते हैं मैसेज को या डेटा को डिलीवर करने की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि डेटा वन टाइम यानी एक बार में कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर डेटा आपका डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड रहता है और इन पार्ट्स को हम पैकेट्स बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं इनको? हम पैकेट्स बोलते हैं। तो ये जो पैकेट्स होते हैं ना, ये स्मॉल होते हैं, और ये जो पैकेट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये इस तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि जब ये रीअसेंबल्ड होते हैं डेस्टिनेशन पर, तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं जिस फॉर्म में ओरिजिनल डेटा था। ठीक है? तो ना सिर्फ एक पैकेट के अंदर डेटा रहता है, बल्कि दूसरे पैकेट का एड्रेस भी रहता है जिससे ये कनेक्टेड है। तो ये तो बात हुई पैकेट की। तो पैकेट क्या होता है? पैकेट आपका स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, हम ऐसे कह सकते हैं तो ज़्यादा गलत नहीं होगा, जिसमें दूसरे पैकेट का भी एड्रेस होता है कि ये किस डेटा का पार्ट है। और पैकेट की फॉर्म में डेटा सेंड करने का एडवांटेज ये रहता है कि ये पता चल जाता है कितना डेटा सेंड हुआ, कितना नहीं हुआ। तो पैकेट्स की तो ऐसा नहीं है कि अगर डेटा का साइज़ बड़ा होगा तो डेटा या तो जाएगा एक बार में या नहीं जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर पैकेट्स में डिवाइडेड होगा तो पैकेट्स डिलीवर हो चुके होंगे। ठीक है? और दूसरा एडवांटेज ये होता है, कुछ हो सकता है पैकेट डिलीवर ना हुए तो वो थोड़ी देर बाद डिलीवर हो जाएंगे वहाँ पर। और दूसरा एडवांटेज ये रहता है, सेकंड एडवांटेज ये कि जब पैकेट डिलीवर होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें क्या होता है कि जो रूट होता है वो अगर कंजेस्टेड है या अनअवेलेबल है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पैकेट का रूट एक ही हो। रूट अलग अलग हो सकता है, डेस्टिनेशन सेम होगा, रूट अलग अलग हो सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहता है, और ये काम होता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। तो हमने यहाँ पर ये बात समझी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो डेटा डिफरेंट पीसेस में, स्मॉल पीसेस में डिवाइडेड होता है, और इन स्मॉल पीसेस को हम पैकेट्स बोलते हैं। ये पैकेट्स डेटा की स्मॉल फॉर्म होती हैं, और ये वन प्लेस से अनदर, वन प्लेस टू अनदर ये ट्रांसफ़र होते हैं ये पैकेट। और साथ ही साथ ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इन सभी पैकेट्स का रूट सेम ही हो, तो पैकेट्स का रूट अलग अलग हो सकता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, TCP/IP डिवाइड्स द डिफरेंट कम्युनिकेशन टास्क इनटू लेयर्स, ईच लेयर हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये TCP का जो प्रोसेस है ना, डेटा ट्रांसफ़र करने का, इस प्रोसेस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि डेटा लिया और डेटा सेंड कर दिया, दैट्स इट, बात खत्म, ऐसा नहीं होता। इसमें जो डेटा IP, जिसमें डेटा सेंड करने से लेकर डेटा रिसीव होने तक का जो प्रोसेस है, वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसको हम लेयर्स बोलते हैं। और जो भी लेयर्स होती है इसमें, उन लेयर्स का अपना एक पर्टिकुलर टास्क होता है, वो लेयर अपने उस टास्क को फुलफिल करती है। ठीक? एक लेयर का काम जहाँ खत्म होगा, वहाँ से दूसरी लेयर का काम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेटा गोज थ्रू 4 इंडिविजुअल लेयर्स बिफोर इट इज रिसीव्ड ऑन द अदर एंड। TCP/IP देन गोज थ्रू दीज लेयर इन रिवर्स ऑर्डर टू रिसेंबल द डेटा एंड टू प्रेजेंट इट ऑन द रिसिपेंट। अब देखिए, अब ना बात आती है कि ठीक है, लेयर होती है, लेयर कितनी होती है? लेयर होती है टोटल 4 लेयर्स। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको, तो टोटल 4 लेयर्स होती हैं, और इन लेयर्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स आपकी सेंडर एंड पर भी होती हैं, और ये आपकी रिसीवर एंड पर भी होती हैं, और रिसीवर एंड पर इनका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है, और फिर उस ऑर्डर में ये डेटा को रिसीव करती हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। वेट ए मिनट, ये देखिए डायग्राम में, ये 4 लेयर्स हैं। ठीक है? एक है सेंडर और एक है रिसीवर। तो आपने देखा होगा ऑर्डर जस्ट चेंज हो चुका है। पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, दूसरी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड है आपका नेटवर्क लेयर, फिर है डेटा लिंक लेयर।
डेटा लिंक लेयर के बाद आप दोबारा से आप एप्लीकेशन लेयर पर नहीं जाएंगे, बल्कि डेटा लिंक लेयर से आप रिसीवर एंड पर डेटा लिंक लेयर का कनेक्शन दे रखा है आपका, ठीक है। फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और देन आफ्टर एप्लीकेशन लेयर। तो एरो की डायरेक्शन को देखिए, समझिए, क्लाइंट और सर्वर ऑलरेडी डायग्राम में दे रखा है, तो उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। तो ठीक, यहाँ तक आ गया था। अब इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी लेयर का क्या क्या काम है। तो फर्स्ट देखते हैं डेटा लिंक लेयर। द डेटा लिंक लेयर ऑल्सो कॉल्ड द लिंक लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर और फिजिकल लेयर। तो डेटा लिंक लेयर को हम फिजिकल लेयर भी बोलते हैं, हम इसको लिंक लेयर भी बोल सकते हैं, इसको नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नेम है इसके। is what handles the physical part of sending and receiving data using the Ethernet cable, wireless network, network interface card, device driver in the computer and so on। तो ये बेसिकली डेटा लिंक लेयर होती है, इसको जो हम कहते हैं फिजिकल लेयर। जैसे नेम है इसका फिजिकल लेयर, मेन नेम इसका फिजिकल लेयर ही है। तो ये फिजिकल पार्ट को हैंडल करती है, सेंडिंग और रिसीविंग एंड पर। और फिजिकल पार्ट से क्या मतलब है? फिजिकल पार्ट से मतलब है कि जो केबल है, ईथरनेट केबल है, लैन केबल है, ठीक है, या वायरलेस नेटवर्क है जो भी है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिसे हम NIC कार्ड बोलते हैं, ठीक है, या डिवाइस ड्राइवर है जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है, उसके थ्रू जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो ये उसको मैनेज करने का काम करती है डेटा लिंक लेयर। देन आपका आता है इंटरनेट लेयर। द इंटरनेट लेयर ऑल्सो कॉल द नेटवर्क लेयर, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पैकेट्स अराउंड द नेटवर्क। इसका काम ये है कि जो भी पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स हैं, पैकेट्स मैंने अभी बताया, डेटा आपका स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इनको हम पैकेट्स बोलते हैं। तो इसका काम उन पैकेट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना है, किसका? इंटरनेट लेयर का। देन आफ्टर ट्रांसपोर्ट लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज व्हाट प्रोवाइड a reliable data connection between two devices. It divides the data in packets, acknowledge the packets that it has received from one other device, from the other device, and mark sure and sorry make sure that the other device acknowledge the packet it receives। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम रिलायबल डेटा कनेक्शन प्रोवाइड कराना है दो डिवाइसेस के बीच में। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, यही डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करती है, इसी का मेन काम है। एक्नॉलेज भी पैकेट को यही करती है, क्योंकि दोनों एंड पर है ना ये ट्रांसपोर्ट लेयर, सेंडर और रिसीवर। तो एक्नॉलेज भी यही करेगी कि प्रॉपर पैकेट आया नहीं आया, ठीक है, सही पैकेट है कि नहीं। और डेटा को डिवाइड भी ये करेगी, तो सेंडर एंड पर तो ये डिवाइड करेगी, रिसीविंग एंड पर ये एक्नॉलेज करेगी उसको। लेयर नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। द एप्लीकेशन लेयर इज द ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द नेटवर्क कम्युनिकेशन। दिस इज व्हाट द यूजर टिपिकली इंटरेक्ट विद, सच एज ईमेल and messages. Because the lower layer handles the detail of the communication, the application does not need to concern themselves with this। तो ये एप्लीकेशन लेयर आपका वो ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन होती है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और ये वो लेयर्स होती है जिससे जनरली हम और आप इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ईमेल है या मैसेजिंग है, तो हम और आप जो इंटरेक्ट करते हैं जिस लेयर से, वो एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये डिफरेंट 4 लेयर्स थी, और ये 4 लेयर का डायग्राम है। इस तरीके से डेटा कम्युनिकेट होता है। जो क्लाइंट एंड से पहले एप्लीकेशन लेयर पर जाएगा डेटा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आफ्टर नेटवर्क लेयर एंड देन आफ्टर डेटा लिंक लेयर। जो रिसीविंग एंड पर जाएगा तो डेटा लिंक लेयर, देन आफ्टर नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एट लास्ट एप्लीकेशन लेयर। एग्जाम में डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा, अगर TCP/IP पूछा जाता है आपसे तो डायग्राम के थ्रू समझाना इसको आसान पड़ेगा। तो मैंने बहुत डिटेल में बताया यहाँ पर, लेकिन उतना डिटेल में आएगा नहीं एग्ज़ाम में, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको TCP/IP की फुल फॉर्म लिखनी है, TCP/IP का रोल लिखना है, TCP/IP का डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना होगा। जब आप रोल को मेंशन करें TCP/IP की, तो उसमें TCP/IP दोनों का जो मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर हाउ TCP/IP डिफर, ये 4 पॉइंट्स, ये सभी 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में आपको इसकी लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, लिंक लेयर को, डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए TCP/IP क्या है। तो ये 4 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे। बाकी ये डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो आई थिंक एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी और प्रोटोकॉल्स भी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार और पढ़िएगा इसको, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इम्प्लीमेंट क्या करना है, इसको याद करना है आपको, और जितनी बार आप याद करके लिखेंगे कॉपी में, उतनी अच्छी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि फाइनली ये भी प्रैक्टिकल पोर्शन तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पर डेटा को, तो एक्चुअली TCP/IP के थ्रू एक ये डेटा मॉडल है जो ये बताता है कि डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो हम तो सिर्फ सेंड कर देते हैं, किसी हम मेल को भेज रहे हैं या हम कोई एक डेटा भेज रहे हैं,
लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि ये इसके पीछे वर्किंग क्या है। तो इसके पीछे वर्किंग है वो एक्चुअली जो मॉडल है जो रोल प्ले कर रहा है वो TCP/IP है, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसकी फंक्शनलिटी को आप बार बार पढ़िए, एक दो बार लिख के देखिए, एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको लिखने के बाद कि आप उसको सही तरीके से लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे। खासतौर से डायग्राम को ड्रॉ करके ज़रूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।